और जो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट। और आते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। ये ऊपर कंसेंट का, कंसिडरेशन का, बाइलैटरल मिस्टेक का, इनकम्पिटेंट पर्सन का प्रोविजन कर डाले हो, इम्पॉसिबिलिटी, ये सब पढ़ चुके हो। रिस्ट्रेंट के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वेजरिंग के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो हमको वॉइड एग्रीमेंट चैप्टर में जो मेन अब फोकस करना है वो ये है कि हमारा रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट क्या होता है और हमारा वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में यही बताऊंगा कि रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट क्या है, और VIMP टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से समझ के करना। रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट मतलब होता है एन अग्रीमेंट which imposes certain restrictions oblique prohibition for indefinite time। एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए एक इनडेफिनेट समय के लिए रोक दिया जाता है, तो उसे रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट बोलते हैं। ऐसे एग्रीमेंट का लीगल ट्रीटमेंट ये होता है या लीगल इफेक्ट ये होता है कि अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक, पहले तो बोलो रिस्ट्रेंट अग्रीमेंट वर्ड का मतलब समझ आ रहा है क्या? कोई भी आपका और मेरा ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू मैं आपके ऊपर कोई प्रोहिबिशन एक अनंत काल या इंडेफिनेट समय के लिए लगाना चाह रहा हूं। जैसे मेरा आकाश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद आकाश जीवन में कभी हंस नहीं पाएगा, तो ये अग्रीमेंट सही है कि गलत है? ये अग्रीमेंट सही है कि गलत है? क्या गलत है इसमें बताओ, इसमें गलत क्या है? आकाश को हंसने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। तो यार रिस्ट्रेन एग्रीमेंट के साथ एक खासियत है, याद रखना, अगर ये डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समझो भाई आकाश एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिन तक नहीं हंसेगा तो 5 लाख रुपए दूंगा, बोलेगा बिल्कुल वैलिड है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम डेफिनेट है। लेकिन यदि आप किसी चीज को करने के लिए किसी को इनडेफिनेट समय के लिए रोक देते हो, मतलब जीवन काल के लिए रोक देते हो, तो वो चीज वॉइड है, वो गलत है, ये बात याद रखना। अब ये रिस्ट्रेन अग्रीमेंट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। सबसे पहले इसमें मैं आपको जो बता रहा हूं वो है रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट। वो आ गया क्या इंटरनेट वाले? रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट, एन अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन is restrained from using oblique enjoying his parenthood। एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे एक व्यक्ति को उसका परिवार बढ़ाने से या अपने बच्चों से मिलने रोका जाता है। आपको क्या लगता है, ये एग्रीमेंट सही है कि गलत है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से या अपने बच्चों से मिलने से रोका जाए, आपको क्या लगता है, ये एग्रीमेंट सही है कि गलत है? आप बोलो, सही है कि गलत? गलत है सर। वॉइड है। ठीक है, आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सबको? यस। चलो, दूसरा रिस्ट्रेन होता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम। एक ऐसा अग्रीमेंट जिससे आपको आपकी आजादी को छीन लिया जाए आपकी। एन अग्रीमेंट बाय विच द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन्ड मतलब होता है रोकना। एग्जाम्पल, मैं 5 लोगों को चुनता हूं, तुम मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर दो, मेरे से हर महीने 5 करोड़ देना, और जिंदगी भर तुम एक पर्टिकुलर घर है उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, लाइफ टाइम के लिए। तो ये अग्रीमेंट सही है कि गलत है, ये बताओ।
गलत। गलत क्या है इसमें, ये बताओ। बिग बॉस में तो ये होता है ना, फिर बिग बॉस में तो ये होता सर है। इसमें डेफिनेट टाइम होती है। वेरी गुड, वहां पे टाइम डिसाइडेड है। और यहाँ पे हमारे एग्रीमेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम अगर अग्रीमेंट करे तो जिंदगी भर इस घर से नहीं निकल पाओगे, तो ये गलत है, ये वॉइड है। आपको बताओ, दो तरह के रिस्ट्रेंट समझ आया कि नहीं, एक पेरेंटल राइट का, एक फ्रीडम का, ये समझ आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। यस सर। अभी को पेपर चेक आप लोग ने अपने अपने देख लिए सबने? यस। गुड। अब तीसरा रिस्ट्रेन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भी है। तीसरा रिस्ट्रेन होता है रिस्ट्रेन ऑन मैरिज। क्या होगा बताओ आप, इसमें क्या होता होगा, इसमें क्या होता होगा बताओ। रिस्ट्रेन, शादी करने की रोक लेता है। देखो शादी करना जन्मसिद्ध अधिकार है, एक व्यक्ति की चॉइस है वो करे या ना करे। तो इफ एन अग्रीमेंट इज मेड विथ कंपिटेंट पर्सन, restraining him from marriage, एक अग्रीमेंट है जो एक कंपिटेंट पर्सन के साथ, मतलब 18 साल की उम्र के ऊपर के पर्सन के साथ बना है, जिसको शादी करने से रोका जा रहा है, इसे हम वॉइड मानेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यदि मैं एक्स नाम के पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करूं और बोलूं कि यार तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो जिंदगी भर शादी नहीं कर पाएगा, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ, हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक व्यक्ति को रोका जा रहा है कि वो जीवन भर शादी नहीं करेगा, तो यह अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। शादी करना या ना करना इंसान का पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल चॉइस है, हम कोई नहीं होते उसको रोकने के लिए। मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। अब इसमें जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखना, इससे एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्शन, देयर, तो लोग के स्कूल में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं क्या अभी? यस सर। क्यों करा? यस सर। तो कोई बोर्ड कैंसिल कर दिए, फालतू का प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वहां भी तो बच्चे इकट्ठा होंगे ही। दिमाग खराब हो गया है, मालूम है लोग का सबका, मेरा भी कर दिए हैं। क्या सही में क्या मतलब है प्रैक्टिकल कराना? तुम लोग को लग रहा है कोई मतलब है प्रैक्टिकल कराने का? नो नहीं सर। सर, कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए लिए सर। फॉर्मेलिटी के लिए सर। अरे दिमाग खराब हो रहा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं बता नहीं सकता। चलो, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर रिस्ट्रेन ऑन मैरिज इज वैलिड, जहां पे शादी पे रोक लगाना सही माना गया है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर रिस्ट्रेन ऑन मैरिज इज वैलिड, कई जगह शादी पे रोक लगाना सही माना गया। सुनना बात को, पहला रिस्ट्रेन ऑन माइनर्स मैरिज। आप एक माइनर की शादी रुकवा रहे हो तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? सही कर रहे। सही। नहीं कर रहे। रुकवा दिया, सही करे कि गलत करे? बिल्कुल सही करे, तो एक्सेप्शन में आता है। शादी रुकवाना गलत है भैया, लेकिन अगर आपने माइनर की शादी रुकवाई है तो सही है। दूसरी बात, आर रिस्ट्रेन ऑन मैरिज where clear choice is given, where clear choice is given is valid। अब आप मुझसे पूछोगे चॉइस का मतलब क्या है, तो इसके दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक इनफॉर्मल वाला दूंगा, एक फॉर्मल वाला दूंगा। मेरे को शादी करनी है कैटरीना कैफ से। अब मैं अपने पापा से पूछने गया, पापा मैं कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूँ। पापा का कहना है कर दे शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शादी करेगा तो तेरे को मेरे एक भी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, क्या पापा ने शादी करने से रोका? नो सर। पापा ने क्या बोला कि शादी उनकी करेगा? चॉइस ने रोक दिया।
शादी चॉइस दिए। प्रॉपर्टी नहीं, तो हमारे पास क्लियर चॉइस है, हमको शादी करने से नहीं रोका जा रहा है। तो कई बार कोई एग्रीमेंट में होता है, हमको क्लियर चॉइस दी जाती है कि या तो तुम शादी कर दो या तो दूसरा बेनिफिट उठा लो, तो इसे रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज नहीं माना जाता। और यहाँ पे मेरी चॉइस होगी कि मैं शादी करूं या ना करूं। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? ये रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं है। अगर मैं प्रॉपर्टी रखूंगा तो शादी नहीं करूंगा, और शादी करूंगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आपको कितना क्लैरिटी है मेरी बात में, ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया? आपको यस समझ आई अच्छे से सभी को? अब इसका रियल लाइफ में भी समझो ये कहां पर होता है, ये गवर्नमेंट पेंशन्स में होता है। अब तो धीरे धीरे सरकारें पेंशन बंद कर रही है, पर इसमें सिस्टम होता है कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो मर गया तो उसके विडो को या विडोवर को, ठीक है, विडो या विडोवर को दो चीजें होती है, या तो पेंशन रिसीव करते रहे या तो रीमैरिज कर दे। अगर वो विडो या विडोवर रीमैरिज करते हैं तो पेंशन बंद हो जाती है। तो सरकार शादी करने से नहीं रोकती है, आपको चॉइस दे देती है, या तो विडो या विडोवर बन के रहो और पेंशन देते रहो, और अगर आपने रीमैरिज कर दी तो ये पेंशन बंद हो जाएगी। आपको कंसेप्ट समझ आए कि गया सिर के ऊपर से? यस सर। सभी लोग हैंड रेस करके बताओ भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिस्ट्रेन ऑन मैरिज समझ आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना मेरे को। अगर इसमें अगर अपन टाइम डिफाइन कर दिए तो वॉइड होगा कि वैलिड? अब इसमें टाइम का देख, जैसे क्या होता है, एयर होस्टेस की जॉब होती है कई बार, उसमें बोल दिया जाता है कि आप ये जॉब ज्वाइन करेंगी तो इतने समय तक आप शादी नहीं कर सकते, तो डेफिनेट टाइम तक अलाउड होता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ बोलते हैं कि नॉन मैरिड लोगों को या अनमैरिड लोगों को ही देंगे, तो वहां पे टाइम डिफाइंड रहता है। लेकिन अगर ये चीज इनडिफिनिट टाइम के लिए करे तो गलत है। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो 3 रिस्ट्रेंट समझ गए हो तुम लोग, पेरेंटल राइट समझ गए होगे, पर्सनल फ्रीडम समझ आ गया, मैरिज समझ आ गया। अगला रिस्ट्रेन सुनो, अगला रिस्ट्रेन है, टोटल 5 रिस्ट्रेन है, मैंने 3 बता दिए। अगला होता है रिस्ट्रेन ऑन ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन। any agreement by which a person is restrained to conduct a business, oblique trade, oblique profession for lifetime is, ट्रीटमेंट देखो, टू दैट एक्सटेंट void। void नहीं, क्या लिखा है देखो मैंने, टू दैट एक्सटेंट void। अगर किसी अग्रीमेंट के थ्रू किसी व्यक्ति को हम बिजनेस करने से या ट्रेड करने से या प्रोफेशन कैरी करने से जीवन भर रोकते हैं, तो ये एक हद तक void है। एक हद का मतलब समझो, मान लो एक कोचिंग है ABC लिमिटेड नाम की, वहां पर प्रयास ज्वाइन करता है, वहां पर वो CA की क्लासेस लेगा। अब कंपनी जो है कोचिंग वाली प्रयास के साथ एक अग्रीमेंट बनाती है। इस अग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जब तक ये हमारे यहाँ है, मतलब 3 साल तक, ये कहीं CA की क्लासेस नहीं लेगा। तो इसमें कोई बुराई दिख रही है क्या आपको? इसमें कोई बुराई है क्या? यस सर। क्या बुराई है? जब तक प्रयास यहाँ CA की क्लास ले रहा है, कहीं और ना दे, 3 साल की बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। होता है कई जगह पर, आप कहीं सर्विस कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर इनकी शर्त को मैं मोल्ड कर दूं, इनकी शर्त बदल के कुछ ऐसी हो जाए कि प्रयास जो है अगर इस कोचिंग से जुड़ता है तो कहीं भी वो CA की क्लास नहीं ले सकेगा। इवन अगर वो कोचिंग लेफ्ट भी कर देगा तो लाइफ टाइम कहीं CA की क्लास नहीं ले पाएगा। तो ये शर्त सही है कि गलत है? ये बताओ। गलत है। गलत है। तो अब गलत क्या है कि CA की क्लासेस नहीं ले सकता, CS की ले सकता है कि नहीं ले सकता, ये बताओ, हाँ या ना? ले सकते। CMA की ले सकता है कि नहीं ले सकता? 11-12 की ले सकता है कि नहीं ले सकता? सिर्फ किस चीज को रोका गया? CA की क्लास लाइफ टाइम। तो ये एक एक्सटेंट है कि बहुत सारी चीज पढ़ाता है प्रयास,
उसमें से उसको सीए की क्लास लेने के लिए लाइफ टाइम के लिए रोका गया, तो ये जिस हद तक रोका गया ये भी गलती है, ये वॉइड है। तो याद रखना, टू दैट एक्सटेंट वॉइड मतलब होता है आदमी दुनिया भर के बिजनेस कर सकता है, जिस प्रकार से बिजनेस को उसको करने से रोकोगे उस हद तक आपका अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ। आ गई सर। तुम लोग थक गए हो क्या? ईमानदारी से बोलना, समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? नो सर। हाँ सर। तो याद रखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़े, हमसे अग्रीमेंट करे और उसके बाद हम उसको रोक दे कि वो जीवन में कोई बिजनेस या ट्रेड नहीं करेगा, तो ये चीज गलत है, ये वॉइड है। इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? समझ आया कि नहीं सभी को? हैंड रेस कर दो भैया। अब सुनना मेरी बात को, इसके भी एक्सेप्शन है, और ये शीट भेजूंगा, एकदम अच्छे से शीट को पढ़ देना। एक्सेप्शन वो होता है, ऐसी सिचुएशन है वेयर रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड इज वैलिड, जहां पे बिजनेस पे रोक लगाने को सही माना गया है। जैसे कई जगह शादी पे रोक लगाना सही था ना, कहां कहां सही था? जब माइनर की शादी रुकवा रहे थे या जब चॉइस दे दिए थे तब। वैसे कई बार बिजनेस पे रिस्ट्रेंट लगाना भी वैलिड या सही माना जाता है। कई बार हम किसी को व्यापार करने से रोक रहे हैं और उसे वैलिड माना जाएगा। कब? सुनो, सबसे पहले ये चीज होगी जब गुडविल सेल होगी। कितने लोग गुडविल का मतलब नहीं समझते हो, ये बताओ। सभी लोग समझते हो ना गुडविल का मतलब? यार यस सर। सेलर, सुनना बात को, सेलर ऑफ गुडविल कैन इम्पोज restriction of geographical limit in which buyer shall not conduct business. अगर मैं अपनी गुडविल या फ्रेंचाइजी बेच रहा हूं तो मैं ज्योग्राफिकल लिमिट लगा सकता हूं कि इतने किलोमीटर के दायरे में आप व्यापार या बिजनेस नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं सत्यम बेकरी की फ्रेंचाइज बेच रहा हूं। सत्यम बेकरी मेन जो सिचुएटेड है वो स्टेशन रोड में सिचुएटेड है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, ये बताओ। यस सर। सही बोल रहा हूं। अब हुआ क्या, आकाश ने एक बेकरी ओपन करनी है तो इसने सत्यम बेकरी की गुडविल दे दी, मतलब फ्रेंचाइज दे दी। जब ये फ्रेंचाइज दे रहा था तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा दिया कि आकाश तुम किसी भी एरिया में सत्यम बेकरी ओपन करो, बस स्टेशन रोड, सेक्टर 10, वैशाली नगर, नेहरू नगर, इधर मत ओपन करना। बाकी दुर्ग विजय के एरिया में जहां ओपन करना है कर दो। और एक और पद्मनाभपुर, इधर मत ओपन करना, इन एरिया से दूर जाके करना, क्योंकि यहां करोगे तो क्लैश होगा, आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। तो ये रोक लगाना सही है कि गलत है, ये बताओ। सही है। क्यों सही है? सही है। क्यों सही है? उससे ज्यादा एक्सपेंशन भी होगा और सेल भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली आप ये बात याद रखो कि अगर मैं किसी को फ्रेंचाइज या गुडविल बेच रहा हूं तो मैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि आप मेरे एरिया में आके मत ओपन करना, आप मेरे एरिया के बाहर ओपन करना, और इस रिस्ट्रिक्शन को हमारा लॉ सही मानता है। तो सही चीज है कि गलत चीज है, ये बता दो आप। सही है सर। सेकेंड थिंग होती है यार पार्टनरशिप में। होता क्या है कि जब किसी पार्टनरशिप में आप एंटर करते हो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रेन लग जाता है कि आप सिमिलर वर्क कहीं और नहीं करोगे, सेम काम कहीं और आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इस पार्टनरशिप में उस काम को कर रहे हो। सिमिलर वर्क कैन नॉट बी कंडक्टेड। और जब आप पार्टनरशिप से रिटायर भी हो जाते हो तो शर्त होती है कि आप इस फर्म का नाम आगे यूज नहीं करोगे, फर्म के कस्टमर को खींचने की कोशिश नहीं करोगे, और फर्म की गुडविल का इस्तेमाल नहीं करोगे। और इन शर्तों को सही माना गया है।
अगर एक पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि यदि कोई हमारे साथ पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है तो सिमिलर वर्क कहीं और कैरी नहीं करेगा। तो ये शर्त सही है कि गलत है, ये बताओ। ये शर्त सही है कि गलत है, ये बताओ। अगर हम लोग आज पार्टनरशिप में कोचिंग डालते हैं तो हम शर्त रख देंगे ना कि हम कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, एक ही जगह पर मिलके पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे। सही बात है कि गलत बात है? और अगर कोई निकल भी रहा है तो उसको बोलेंगे तुम ऐसा ही काम करो, आप तुम कोचिंग खोल लो, बस हमारी कोचिंग का नाम हमारे स्टूडेंट्स को खींचने की कोशिश मत करना और हमारा नाम आगे यूज मत करना, हमारी गुडविल का यूज मत करना। और ऐसा रिस्ट्रेन एकदम सही है। आपको क्या लगता है, सही है कि गलत? सही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं मैंने जो बताया, ये बोलो। तीसरी ये चीज होती है सर्विस अग्रीमेंट में। जब आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो, सर्विस ज्वाइन करते हो, तो वहां पे एक टर्म होता है कि आप अगर इस कंपनी में सर्विस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो सिमिलर वर्क आप कहीं और नहीं कर सकते, आप सेम काम कहीं और नहीं कर सकते। ठीक है? और ये रोक बिल्कुल सही भी है। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो तो मेरी कंपनी में काम करो ना, आप सेम काम कहीं और नहीं कर सकते। दूसरा काम करना है तो करो, हम आपको नहीं रोक रहे हैं, पर सिमिलर वर्क आप कहीं और नहीं करोगे। आप बताओ, आपको मेरी कही गई बात कितनी पल्ले पड़ी और समझ आई? कितनी समझ आई ये बताओ, ईमानदारी से बोलो। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? सर पार्टनरशिप डीड एक बार फिर से। अगर तुम कहीं पार्टनर बनोगे ना किसी के साथ, तो ये शर्त होती है कि पार्टनरशिप के दौरान तुम सेम वर्क कहीं और नहीं करोगे। अक्सर पार्टनरशिप में लिख दिया जाता है, तुम मेरे भी पार्टनर बनोगे तो मैं बोलूंगा मेरे साथ ही कोचिंग पढ़ाओ, कहीं और क्यों पढ़ाओगे। दूसरा, जब तुम रिटायर भी हो जाओगे तो तुमको जो काम करना है करो, बस फिर हमारी फर्म का नाम मत यूज करना, तुम हमारे कस्टमर को मत खींचना और हमारी गुडविल का यूज मत करना। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। आपको ये सारे रिस्ट्रेन अच्छे समझ आया आज मैंने जो पढ़ाया? क्या मैंने आज फास्ट पढ़ाया क्या? आपको समझ आया कि नहीं, अब बताइए मेरे को। आपको समझ आ आ गया सर। आ गया? तो आज आपने कितने रिस्ट्रेन पढ़े हैं? आपने पढ़ा पेरेंटल राइट, आपने पढ़ा पर्सनल फ्रीडम, आपने मैरिज पढ़ दिया, शादी पढ़ दिया, आपने ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन पढ़ दी, 4 रिस्ट्रेन पढ़ दिए आपने। और मुझे लगता है कि आपको समझ आए हैं। पांचवा और आखिरी जो बता रहा हूं, और ये खत्म करते हैं टॉपिक। पांचवा रिस्ट्रेन है रिस्ट्रेन ऑन लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब होता है एन अग्रीमेंट by which a person is restrained from filing suit against us। मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उसमें लिख दे रहा हूं कि कुछ भी कर दूं मैं, तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर पाओगे, तो ये चीज सही है कि गलत है? भाई कॉन्ट्रैक्ट में दे दे के एक ही तो लीगल राइट मिलता है यार। मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर भी केस कर सकते हो। अब मैं शर्त ये डाल दूं कि आप मेरे ऊपर केस नहीं कर पाओगे, तो सही बात है कि गलत बात है? गलत। आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ। आपको ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो। आ गई सर। आ गई? पक्का? हैंड रेस करो भैया, सबको आई कि नहीं आई, हाँ या ना? हैंड रेस करके बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, ताकि मेरे को क्लियर रहे कि आपको समझ आ गया है और इसमें आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को। अब यार एक बात बताओ, जैसे आपने इतने एक्सेप्शन पढ़े थे, यहाँ पे भी तो एक एक्सेप्शन है, बताना आपको समझ आएगा कि नहीं। रिस्ट्रेन और लीगल प्रोसीडिंग में क्या हो रहा है, आपके साथ जो अग्रीमेंट कर रहा है उसको आप बोल दे रहे हो कि किसी भी हालत में सामने वाला आप कुछ भी कर दो, आपके ऊपर केस नहीं कर पाएगा, तो ये वॉइड है। इसका जो एक्सेप्शन है उसे हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है अ फॉर्मल प्रोसेस वेयर dispute will be solved
outside the court by third party called arbitrator. आर्बिट्रेशन का मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस है जहां झगड़े को कोर्ट के बाहर एक थर्ड पार्टी सुलझा देती है, जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे सामने मैं एग्रीमेंट को इस प्रकार से रखूं कि भाई देखो हमारे बीच एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गया, डायरेक्ट मेरे ऊपर केस मत करना, पहले हम लोग कोर्ट के बाहर सुलझाएंगे, नहीं सुलझा तो कोर्ट जाएंगे, तो इसमें कोई बुराई है क्या? आप ये बताओ। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ एग्रीमेंट करो, कुछ ऊपर नीचे हो गया, डायरेक्ट कोर्ट में केस मत करना, पहले कोर्ट के बाहर हम सॉल्व करवा देंगे, अगर नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे, तो इसमें कोई बुराई है क्या? आप बताओ। नहीं, तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि कई बार हम सामने वाले को रोक नहीं रहे केस करने से, बस हम ये बोल रहे हैं कि कल को कुछ हो गया तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पहले कराने की कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, इसे आर्बिट्रेशन कराना बोलते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन है। आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। सर एक्सेप्शन को एक बार एग्जांपल से बताओ ना। क्या होता है, जैसे ना आजकल हर जगह यही चल रहा है, तुम लोग भी कहीं एग्रीमेंट बनाने जाओगे ना कोई बड़ी कंपनी वंपनी में, तो याद रखना वहां पे ना एक छोटा सा पॉइंट डाल देते हैं जो आर्बिट्रेशन कहलाता है। इसमें यह लिखा होता है कि यदि उस कंपनी का और तुम्हारा झगड़ा हो गया ना, डिस्प्यूट हो गया, तो पहले कोर्ट नहीं जाना है, तुम दोनों अपनी मर्जी से मिलकर तो झगड़ रहे हो, एक थर्ड पर्सन को चुनोगे जो आर्बिट्रेटर कहलाता है। ये तुम्हारे झगड़े को सॉल्व करेगा, ये जो फैसला देगा वो तुमको मानना पड़ेगा। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो देन तुम कोर्ट चले जाना। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? आजकल हर लोग यही करा रहे, कोर्ट में क्या टाइम बहुत लग जाता है, वकील की फीस बहुत ज्यादा लग जाती है, तो दोनों मिलकर आर्बिट्रेटर का रख लो, तुम और कंपनी है जो भी तुम्हारे जिससे भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करे हो, वो सॉल्व करेगा झगड़े को, और वो नहीं कर पाया तो कोर्ट चले जाना। ठीक है, अब ये आर्बिट्रेटर कहाँ मिलता है? तो इसका बराबर जैसे तुम सीए कर रहे हो ना, वैसे आर्बिट्रेटर का भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर, इसका भी कोर्स होता है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इसका कोर्स करके बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त फीस रहती है इसकी आर्बिट्रेटर की। आपको कितना समझ आया जो मैंने बोला, ये बताओ, क्लियर है कि नहीं? हाँ यार, आ गया? तो इतने तरह के रिस्ट्रिक्ट एग्रीमेंट होते हैं बेटा। ठीक है, किसी में डाउट है क्या आपको? आप बताओ मेरे को, किसी में आपको डाउट है क्या? हम लोग क्या वाइड एग्रीमेंट, ऊपर के तो सब पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं, रिस्ट्रेंट मैंने आज बता दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेजरिंग पढ़ा दूंगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी शीट मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ, आप ये करिए आज। ठीक है बेटा, बोलो। सर एक बार न्यूडम पेक्टम बता दो ना शॉर्ट में। न्यूडम पेक्टम मतलब होता है कि यदि कंसिडरेशन नहीं है किसी अग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे फॉर फ्री यदि मैं तुम्हें कोई चीज दे रहा हूं तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। हाउएवर लॉ का कहना यह है कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जैसे कि यदि लव एंड अफेक्शन से हम किसी को कुछ दे रहे हैं, या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या हम किसी को एजेंट बना रहे हैं, या किसी को पास्ट सर्विसेज के बदले पैसा दे रहे हैं, तो हर जगह कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, बट हम कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे यदि वो लिखित रूप में या रिटर्न फॉर्म में है। थोड़ा बहुत समझ। चैरिटी डोनेशन किस में आएगा? चैरिटी डोनेशन उसमें तो वन वे ट्रांजैक्शन है। चैरिटी वॉइड होता है, ठीक है, क्योंकि चैरिटी हम स्व इच्छा से देते हैं। ठीक है, चैरिटी को वॉइड माना जाता है क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है। देखो उसमें लव एंड अफेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात, कोई पास्ट सर्विसेज तो है नहीं जिसका कंपनसेशन दे रहे हैं, कोई टाइम बेरेड अप या डूबत खाता भी नहीं है, ये एक कोई गिफ्ट भी नहीं है, और ये कोई एजेंसी भी नहीं है। 5 ही एक्सेप्शन है, लॉ में फिक्स है ये बात। तो डोनेशन को हम लोग बोलते हैं कोई कंसिडरेशन नहीं और ये वॉइड है। बात समझ आई? यस सर। तो ये आज हमने पढ़ा, मैं उम्मीद करूंगा ये एकदम अच्छे से आपको आएगा और इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाएगी। इतना आज आप पढ़िए, दैट्स इट फॉर टुडे। संडे को दे दो टेस्ट, ठीक है, और मंडे को अपन पढ़ेंगे। सर टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह सुबह भेज दूंगा पेपर 8 बजे में, ठीक है, तुम लोग बना के मेरे को 2-3 बजे तक दे देना, ठीक है। और थोड़ा ना टाइम को अपने ना लिमिट को देखा करो, कितने समय में तुम लोग बना पा रहे हो पेपर,
वो ना नोटिंग कर दिया करो हमसे पेपर इतनी देर में बना। जैसे लास्ट पेपर जो दिया था 50 मिनट में बनना चाहिए तुम लोग से, और फुल स्पीड मेंटेन रखना। प्रयास तेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था बेटा, पर टाइम लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना है ना। यस सर। ठीक है बेटा, ये करो।